हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आईएसपीसीएस की चैनल पे। तो आज है लुसेंट फिजिक्स का, ये पार्ट 3 है। इससे मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 करा दिया, जिसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कवर करा दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारा चैप्टर जो 3 है वो है ध्वनि, जिसे साउंड कहते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है या क्या होती है। तो ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है वो अनुदैर्घ्य होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अविश्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो इसकी जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्राश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्राश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। तो ये गाल्टन ने किया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। तो किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। तो प्रतिध्वनियों का निर्धारण। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो प्रयोग में क्या लाया जाता है। तो अल्ट्रासोनिक तरंग लाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्वनि का तात्व किस पर निर्भर करता है। तो यह आवृत्ति पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है। तो प्राश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है। ये श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि होती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, तरंग का वेग आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य में संबंध दिया जाता है। तो इसका संबंध क्या होता है। तो v = n तरंगदैर्घ्य। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है। ये क्यों सुनाई नहीं पड़ता है। तो वायुमंडल की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती है जो इसका नियंत्रण करती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कथन दिया गया है, चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए उड़ता है। इसका कारण है चमगादड़ों से इंफ्रासोनिक तरंगे निकलती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी। तो ध्वनि की जो चाल होगी 332 मीटर प्रति सेकेंड ही होगी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। तो किसमें सबसे तेज यात्रा करती है। तो ये स्टील में करती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन भी इस बार 71st बीपीएससी में पूछा गया था। ठीक है। और जितने भी एसएससी वाले हैं ना, एसएससी या आरआरबी, एनटीपीसी वाले या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए लुसेंट
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे आप यूपीएससी की ही तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो एक आप लुसेंट क्या होता है ना, पूरे जीएसजी का एक निचोड़ होता है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक होती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो इसका वेग होता है 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज होती है? ध्वनि सबसे तेज चलती है, तो ये ठोस में चलती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में जो है वो क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 क्या कह रहा है? लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो किस माध्यम में अधिकतम रहेगी? तो ये लोहा में रहेगी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? मतलब इसमें गलत आपको कथन बताना है। तो इसमें गलत कथन क्या है कि आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 क्या कह रहा है? वायु में ध्वनि का वेग जो है तापमान के घटने से घटता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, कथन कह रहा है रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीधी बाद में सुनाई पड़ती है, इसका कारण क्या है? प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है। तो हमारा ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा कि कथन और कारण दोनों सही है और जो कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्राध्वनिक विमान उड़ते हैं, ये उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसे मैक संख्या कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है, तो ये जो है वायु यान के संबंध में किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है? तो ये जो मापा जाता है वो डेसिबल में मापा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? तो ये जो होती है 30 से 40 डेसिबल होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है, क्या कहलाती है? तो ये तारतम्य कहलाती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो ये जो है तारतम्य के कारण होती है, पिच के कारण। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज अधिक तीक्ष्ण होती है, क्योंकि महिलाओं की जो आवाज का जो तारतम्य होता है वह अधिक होता है, मतलब पिच जो है वह अधिक होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक युवक पुरुष की आवाज की तुलना में छोटे बच्चों की आवाज अधिक प्रिय क्यों लगती है? तो ये क्यों लगती है? तो बच्चे की आवाज का तारतम्य पुरुष की आवाज के तारतम्य की तुलना में अधिक होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, क्योंकि स्त्रियों की आवाज की आवृत्ति जो है वह अधिक होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में
किस अंतर के कारण किया जा सकता है? तो ये जो है केवल ध्वनि गुणता के कारण किया जा सकता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? तो कौन उत्पादित नहीं होता है? तो ये ध्रुवन उत्पादित नहीं होता। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है। तो सुन नहीं सकता है, किस पे नहीं सुन सकता है? तो 95 डेसिबल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो ये हवाई जहाज की उड़ान भरने के कारण होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। यह घटना किसका उदाहरण है? तो ये है डॉपलर प्रभाव का उदाहरण है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? तो ये ध्रुवन नहीं होती। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो ये किसके मापन के लिए किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता के मापन के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो इसका जो कारण है ध्वनि का परावर्तन है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ये कितना होना चाहिए? तो 17 मीटर होना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। तो किस सिद्धांत पर आधारित होती है रडार की? तो रेडियो तरंगों का परावर्तन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? 1/10 सेकेंड से अधिक होना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका जो उद्देश्य होता है ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो ये कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड तक रहता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो ये जो है परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? तो ये है 56 फीट दूर खड़ा रहना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, स्टेथोस्कोप ध्वनि किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये जो है परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, प्रतिध्वनि तरंगों के डैश के कारण उत्पन्न होती है। तो किसके कारण उत्पन्न होती है? तो ये परावर्तन के कारण होती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में क्या लाता है? तो सोनार जो है नौ संचालकों द्वारा लाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 56 है, अनुरणन काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये जो है सेबिन ने किया था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, गूंजहीन हॉल का अनुरणन काल कितना होता है? इसका जो काल होता है 0 सेकेंड होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुवाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह किसके कारण संभव होता है? तो ये जो है अनुनाद के कारण संभव होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच या कांच के गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि ऐसा संभव है तो वह ध्वनि किस गुण के कारण होगा? तो इसका कारण क्या होगा? तो अनुनाद होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती है वैसे वैसे हम विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है अनुनाद। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, रेडियो का समस्वरण स्टेशन किसका उदाहरण है? तो ये जो है अनुनाद का उदाहरण है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि सुनाई नहीं देती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण होगा व्यतिकरण। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर बनाए जाते हैं जहां से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाजों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज नीरो क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, मतलब साइलेंस जोन में पहुंच जाते हैं जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती। ये नीरो क्षेत्र ध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण निर्मित होते हैं? तो ये व्यतिकरण के कारण निर्मित होते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते हैं तो नहीं, परंतु उनकी आवाज अवश्य सुन लेते हैं। इसका कारण है ध्वनि का विवर्तन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? इसके उतार चढ़ाव को डॉपलर का प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, डॉपलर का प्रभाव किससे संबंधित है? तो ये ध्वनि से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो ये जो है डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ध्वनि का जो वेग होता है ठोसों में अधिकतम होता है और गैसों में न्यूनतम होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? आपको गलत बताना है। तो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे प्राश्रव्य तरंगे कहलाती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से किस एक कारण
की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। तो ये किसका उपयोग किया जाता है? तो अवरक्त तरंग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? तो ये जो है लकड़ी में सबसे अधिक होती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी है? तो ये वायुयान की चाल कितनी होती है? 664 मीटर प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तो ध्वनि की गति अधिकतम लोहा में अधिक होती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, एक जैव पद्धति जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। ये सोनोग्राफी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? तो शून्य में संचरण ध्वनि नहीं कर सकती। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, यदि VA, VW तथा VS क्रमशः वायु, जल एवं इस्पात में ध्वनि का वेग हो तो VA लेस देन VW लेस देन VS होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। किस में नहीं चल सकती है? तो ये निर्वात में नहीं चल सकती। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजोल्यूशन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? तो ये सोनार कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, प्राध्वनिक विमान डैश नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करते हैं। तो ये जो है प्राश्रव्य तरंग, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, इको साउंडिंग का प्रयोग किसके लिए होता है? तो इको साउंडिंग का प्रयोग हो जाता है समुद्र की गहराई मापने के लिए होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, एकॉस्टिक विज्ञान है ध्वनि से संबंधित। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना होता है? तो मानक ध्वनि स्तर जो है 60 डेसिबल होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नगन वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसे सोनार कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे कि दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 87 है, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो आवृत्ति प्रभावित है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता किस में मापी जाती है? तो ये डेसिबल में मापी जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो गया, जिसमें थर्ड चैप्टर मैंने कराया। कल पार्ट 4 मैं लेके आऊंगी चैप्टर 4 के साथ, और इसके बाद चैप्टर 4 के बाद चैप्टर 5 और 6 एक वीडियो में कवर कर दूंगी और 7 और 8 एक वीडियो में। तो अगले 2-3 वीडियो में ये फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। तो चलिए, थैंक यू।